2024 के लोकसभा चुनाव के महासंग्राम के लिए दोनों पक्षों की सेनाएं तैयार हो चुकी हैं। एक और जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया में अभी 26 पार्टियां हैं, तो मोदी की अगुवाई वाले एनडीए में 38 दल, बीजेडी, बीएसपी, टीडीपी, आरएसपी जैसे दलों ने अभी किसी का दामन नहीं थामा है। इस लिहाज से देखें तो 2024 में देश की 543 लोकसभा सीटों में से 380 सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है, जबकि 138 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, जिसमें 80 सीटें यूपी की भी हैं। तो सीधी लड़ाई वाली स्थिति सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए जहां बेहद चुनौतीपूर्ण होगी, वहीं त्रिकोणीय मुकाबले में उसे आसानी होगी। हालांकि किसी मोर्चे में नहीं शामिल 11 पार्टियों की मौजूदा लोकसभा में 91 सीटें हैं। इस लिहाज से इस थर्ड फ्रंट को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। उधर विपक्षी गठबंधन को 100 सीटों पर तालमेल करने में खासी दिक्कत आएगी। गठबंधन को कामयाब करने के लिए कांग्रेस को खून का घूंट पीना होगा, बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। मसलन पंजाब, दिल्ली, हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर जंग छिड़ सकती है। इन राज्यों में कांग्रेस को मन मारकर अपनी आधी सीटें केजरीवाल को देनी ही पड़ेंगी, जिसमें उसकी पार्टी में तगड़ा संतोष फैलेगा। उधर 80 सीटों वाले यूपी की बात करें तो मायावती का अलग लड़ने के फैसले ने तय कर दिया है कि त्रिकोणीय मुकाबला होकर रहेगा। यहाँ भी कांग्रेस को अखिलेश और जयंत के सामने सरेंडर करना होगा और ज्यादा से ज्यादा 10 सीटों पर ही संतोष करना होगा। यह स्थिति बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होगी। वैसे भी ओपी राजभर, निषाद पार्टी, अपना दल और दारा सिंह चौहान की वजह से बीजेपी पूर्वांचल में बहुत मजबूत हो चुकी है। पश्चिम यूपी में अगर आरएलडी आ गई होती तो 80 सीटें पक्की हो जाती, लेकिन जयंत के न आने से पश्चिम बेल्ट में मुकाबला थोड़ा कठिन हो जाएगा। बीएसपी प्रमुख मायावती के अकेले लड़ने के फैसले ने बीजेपी को खुश कर दिया। इसके बाद 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। 2019 में बीएसपी, एसपी और आरएलडी ने साथ मिलकर बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश की थी। इसके बावजूद बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 64 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस बार कांग्रेस, सपा और रालोद के गठबंधन वाले इंडिया और एनडीए के साथ ही बसपा भी अलग से मैदान में होगी। हर सीट पर बीएसपी जो वोट काटेगी वो कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार से नाराज वोट होंगे। तो ऐसे में बीजेपी की राह आसान हो सकती है। इसी तरह ओडिशा में पहले की तरह नवीन पटनायक की अगुवाई वाला बीजू जनता दल किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगा। इसलिए 21 सीटों वाले ओडिशा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। 2019 में बीजेपी ने 12 और बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा था। इस बार भी कांग्रेस ऐसे ही हालात हो सकते हैं। उधर दक्षिण के 17 लोकसभा सीटों वाले तेलंगाना में भी बीआरएस दोनों गठबंधनों से बाहर है। यहाँ भी बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला तय है। कई सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ बढ़त लिए हुए है। 2019 में यहाँ बीआरएस 9, बीजेपी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर जीती थी, जबकि एक सीट एआईएमआईएम को मिली थी, जो अब किसी भी गठबंधन में नहीं है। गठबंधनों के दौर में सबसे रोचक मुकाबला विपक्षी इंडिया के 2 साझेदारों के बीच केरल में होगा। यहाँ सीपीएम और कांग्रेस के राज्य स्तरीय गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला होगा। 2019 में यहाँ बीजेपी को 13% वोट के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली थी। All 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. जिन 380 सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला होना है, उनमें से 100 सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान हो सकता है। दिल्ली की 7, पंजाब की 13 और गुजरात की 25 सीटों के बंटवारे को लेकर आप और कांग्रेस के बीच इतनी आसानी से बात नहीं बनेगी। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के स्थानीय नेता आप के साथ किसी भी तरह के गठबंधन का पहले से विरोध करते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पंजाब में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी। वहीं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को
तो ऐसे में सिटिंग एमपी का टिकट काटना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। हालांकि गुजरात में दोनों ही पार्टियों की स्थिति बीजेपी के आगे कुछ खास नहीं है। इसी तरह आम आदमी पार्टी 4 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश, 10 सीटों वाले हरियाणा और 2 सीटों वाले गोवा में भी अपना दावा ठोक सकती है। बहुत कुछ 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है, इस पर भी निर्भर करेगा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं। देखना यह है कि राज्य में एक दूसरे के विरोधी रही दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तालमेल कैसे बनता है। जबकि 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में तलवारें तो पहले से खिंची हुई हैं। बेंगलुरु की बैठक के पहले ही सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने साफ कर दिया था, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस साथ कोई समझौता नहीं होगा। वहीं तृणमूल पूरे बंगाल में अकेले विपक्षी परचम को लहराना चाहती है। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा, मेघालय और असम में भी सीटों को लेकर अपना दावा ठोकती रही है। इसके लिए विपक्षी एकता में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले कांग्रेस को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, पंजाब, गोवा में सीटों को लेकर तगड़ा समझौता करना पड़ सकता है। यूं कहें कि सबसे ज्यादा कुर्बानी कांग्रेस को ही देनी होगी ताकि दूसरी पार्टियां चुनाव जीत सकें। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कांग्रेस की मदद से जो दूसरी पार्टियां चुनाव जीतेंगी वो चुनाव के बाद एनडीए में शामिल नहीं हो जाएंगी। इसी के साथ 11 पार्टियों ने अभी तक किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है। ये है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, बीएसपी, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, शिरोमणि अकाली दल एसएडी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ, जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी और शिरोमणि अकाली दल मान। इनमें से 3 बड़े दल वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, बीजेडी क्रमशः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे बड़े राज्यों में सरकार में है। ये तीनों दल कुल मिलाकर 63 सदस्यों को लोकसभा में भेजते हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां भी कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल मजबूत स्थिति में नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस ने 2019 में आंध्र प्रदेश के चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं बीजू जनता दल 2000 से लगातार ओडिशा पर शासन कर रही है। बीआरएस 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना पर शासन कर रही है। हालांकि इस बार यहाँ कांग्रेस की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर 2024 की तैयारियों में जुटा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीसरे मोर्चे के दल भी अहम भूमिका निभाने की स्थिति में है। देखते हैं चुनाव तक क्या हालात बनते हैं।